नमस्कार साथियों, वसुंधरा एनक्लेव के सभी शिक्षक साथियों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मीटिंग करने का चूँकि समय भी नहीं मिल पा रहा है और एग्ज़ाम्स की परिस्थितियों को और कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये उचित भी नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है फॉर्म का। इस वीडियो को पूरा देखने पर आप उसमें 80% से ज़्यादा नंबर लेकर आ पाएंगे और अगर कोई 80% नंबर नहीं लेकर आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है और आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो आपका जो स्टेटस है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिखाएगा, वही आपकी अटेंडेंस भी रहेगी इसमें और उसे पूरा भरने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो प्लीज़ वो सर्टिफिकेट ज़रूर प्राप्त कीजिएगा क्योंकि वो आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर मैं दिव्यांगता की बात करूँगा कि कौन कौन सी दिव्यांगताएँ हैं जो RPWD एक्ट 2016 में मेंशन है, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि किसी भी आयु वर्ग के किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ दिव्यांगता पर मेरा फोकस रहेगा। आप इन छोटी छोटी जानकारियों से बच्चों को क्लास में न सिर्फ देख पाएंगे बल्कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसकी शिक्षा में, उसकी दीक्षा में और उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें जो ZC सेक्शन 2 है RPWD एक्ट का, उसके हिसाब से एक शेड्यूल बनाया गया है, एक सारणी बनाई गई है, अनुसूची है। उसमें ये दिव्यांगताएं हैं जिनको 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन कुल मिलाकर ये 21 दिव्यांगताएं हैं। मैं छोटी छोटी बात करूंगा कि वो कौन कौन सी है। मैं अगर कहूँ तो आप अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से वो सब चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो पहला है शारीरिक दिव्यांगता। शारीरिक दिव्यांगता में कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने शारीरिक दिव्यांगता में शामिल किया है, जिसमें कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, कुष्ठ रोग आप जानते हैं कि ये हमारी फिंगर्स या हमारे जो बाहरी कान होते हैं या बाहरी जो अंग होते हैं वो गल जाते हैं और उसके बाद जब उपचार करने पर वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो उसको हम शारीरिक दिव्यांगता में रखते हैं। दूसरा है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, यानी दिमाग में किसी वजह से दिक्कत आने की वजह से लेफ्ट और राइट में हमारे अंगों में प्रभाव पड़ता है। इसमें कभी कभी हमारा एक हाथ हो सकता है या किसी के दोनों हाथ या दोनों पैर हो सकते हैं, मुंह हो सकता है, गर्दन तिरछी, कोई कुछ भी मतलब ये इफेक्ट करता है तो इसको हम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं, यानी दिक्कत यहाँ हुई और उसका प्रभाव हमारे अंगों पर दिखाई देता है। तीसरा है बौनापन। तो बौनेपन में क्या है कि 4 फीट 10 इंच अगर किसी बच्चे की हाइट प्रोग्रेसिव उम्र में, आप इसे 9 वर्ष की अवस्था में भी जांच सकते हैं। इसका एक पूरा ग्राफ है कि किस उम्र में कितनी हाइट होनी चाहिए, उससे पता लग जाता है। लेकिन अडल्ट होने पर या वयस्क होने पर 4 फीट 10 इंच से अगर किसी की लंबाई कम रह जाती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसको हम बौना कहेंगे। तो बच्चों पर भी ये ध्यान हमें रखना है। चौथा जो शारीरिक दिव्यांगता में आता है वो आता है पेशीय दुष्पोषण, यानी हमारी मसल्स के अंदर कोई डिफॉर्मिटी होती है, उसकी वजह से ये हमारी जो मसल्स है, हमारी हाथों की जो मांसपेशियां हैं या पैरों की है या शरीर की हैं, वो इतनी शिथिल होती हैं कि हमारे काम के योग्य नहीं रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को भी हम शारीरिक दिव्यांगता की श्रेणी में रखते हैं। और अगला आता है तेजाब पीड़ित। तेजाब जो कि शरीर पे ही असर करता है, तो इसको भी हम शारीरिक दिव्यांगता में ही रखते हैं। तो ये पहली श्रेणी की दिव्यांगताएं हैं जिन्हें हम इसमें रखते हैं शारीरिक दिव्यांगता में। और इसके अलावा जो शारीरिक दिव्यांगता के अलावा जो इसमें रखी जाती हैं वो आती है दृष्टि दिव्यांगता। अब दृष्टि दिव्यांगताएं 2 प्रकार की हैं। एक तो वो जो किसी भी कारण से, चाहे आंखें में दिखाई दे या ना दे, लेकिन व्यक्ति को पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण दृष्टि बाधित, यानी जिनको हम ब्लाइंड कहते हैं, पूर्ण अंध व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन अंधा कहना चूंकि कानूनन अब बैन हो चुका है तो किसी को भी अंधा नहीं बोलना है। और दूसरी श्रेणी जो आंखों से संबंधित है वो है अल्प दृष्टि बाधिता। इसकी एक माप है, उस माप के भीतर आने पर ही हम अल्प दृष्टि बाधित कहते हैं। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाह रहा कि वो क्या क्या है। और फिर एक और शारीरिक दिव्यांगता में जो दिव्यांगता आती है वो है श्रवण बाधिता, और ये भी 2 प्रकार की है। एक को हम कहेंगे श्रवण शक्ति का ह्रास, जिसमें पूर्णतः सुनाई नहीं देता, 70 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ही सुनाई देती है। और एक होता है हार्ड ऑफ हियरिंग। तो उसमें क्या है कि सुनाई तो देता है लेकिन 60 और 70 के बीच की डेसिबल में नापा जाता है ध्वनियों को, और उनको हम रखते हैं। तो 2 श्रेणी हुई, एक तो 70 से ऊपर सुनने वाले, एक 60 और 70 के बीच सुनने वाले। अगर इससे कम की कोई श्रेणी ध्वनि सुन पा रहा है तो देखो दिव्यांगता तो उसको है, श्रवण दिव्यांगता है, लेकिन हम उसे इन दोनों
कैटेगरी में से किसी में भी नहीं रख सकते। हालांकि 60 डेसिबल सुनना भी बहुत ऊंचा सुनना हुआ, लेकिन सरकार चूँकि ऐसी स्कीम इतने सारे लोगों को स्कीम्स के फ़ायदे नहीं पहुंचा सकती, तो इसलिए हमने इनको 2 श्रेणी में बांटा है कानून की दृष्टि से। अगली बात हम करते हैं वाक और भाषा की दिव्यांगता। ये भी शारीरिक दिव्यांगता में हम रखेंगे, यानी बोलने में, जैसे कोई तुतलाना, हकलाना या रुक कर बोलना, और या भाषा को ठीक प्रकार से न बोल पाना, वो भी इसी में आ जाता है। क्योंकि बोलने का काम तो ज़बान से होता है, इसलिए इसको भी हम इसी में रखेंगे। ये कई कारण से हो सकता है, कारणों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। अब दूसरी श्रेणी, ये तो शारीरिक दिव्यांगताएं थी, दूसरी श्रेणी है बौद्धिक दिव्यांगता, इस दिमाग से संबंधित। ठीक है, दिमाग मतलब वो हिस्सा, तो सीपी में भी मैंने बात की थी पर मस्तिष्क के पक्षाघात में, परंतु वो मस्तिष्क से संबंधित होने के बावजूद भी बौद्धिक नहीं है, क्योंकि बुद्धि एक प्रोसेस करती है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, सोचना, समझना, एहसास को फील करना, ये एक प्रोसेस है। और एक है तंत्रिका संबंधी, तो तंत्रिका संबंधी वाला तो दिव्यांगता उसमें चला जाएगा, वो सेरेब्रल पाल्सी में, जहाँ तंत्रिकाओं में दोष आता है, कंट्रोलिंग वाला हिस्सा जो है। और एक है थॉट्स वाला, सोचने वाला हिस्सा, उसको हम बौद्धिकता में रखते हैं। 2 हिस्से होते हैं हमारे ब्रेन के। तो इसमें एक तो होती है ऐसी दिव्यांगता जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, जिसमें सीखने में दिक्कत आती है। अब सीखने में जो दिक्कतें आती हैं वो भाषा का समझना हो सकता है, भाषा को एक्सप्रेस करना हो सकता है कि अर्थ कुछ का कुछ हम समझ रहे हैं, ये हो सकता है। दूसरा है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस रोग में बच्चा स्वलीन हो जाता है, इसे स्वलीनता भी कहते हैं। तो अपने ही बारे में वो ज़्यादा ध्यान करता है, किसी दूसरे की बात पे वो ध्यान नहीं दे पाता। साथ साथ उसमें क्या होता है कि वो दूसरों से अपने संबंध, जो सामाजिक संबंध होते हैं, वो भी स्थापित नहीं कर पाता है। तो ये पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर होता है, लेकिन पता हमें आसानी से चल सकता है कि वो किसी के पास ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है और फिर से खुद में ही इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा संबंध उसके नहीं बन सकते। यहीं पे मैं जिक्र करता चलता हूँ इन दोनों डिसेबिलिटी के साथ में, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी ना, शारीरिक दिव्यांगता में तो इतनी सारी चीज़ें, और फिर आ जाती है एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो बौद्धिक दिव्यांगता है पूरी तरह से। फिर एक और आती है मानसिक व्यवहार। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा समाज है, आसपास के लोग अगर उस समाज के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज के विपरीत या फिर उसके अलग व्यवहार करते हैं। एक तो हो जाता है कि लर्निंग की वजह से आदमी ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो वो व्यवहार थोड़ा सा परिवर्तित होता है, लेकिन वो असामाजिक नहीं होता। हम ऐसे व्यक्तियों को भी जो मानसिक व्यवहारिक तौर पे अलग तरह से व्यवहार करते हैं, उनको हम मानसिक व्यवहारिक दिव्यांगता में रखते हैं। मानसिक दिव्यांगता बौद्धिक दिव्यांगता में ही आएगा, लेकिन इसे हम असामाजिक व्यवहार नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दिव्यांगता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे और वो एक विशेष तौर पर हमारी तरफ से सहायता लेने के अधिकारी होते हैं। चौथी नंबर की जो दिव्यांगता आती है वो है ऐसी दिव्यांगताएं जिनमें शामिल होंगी ये दिव्यांगताएं जिनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, यानी तंत्रिका संबंधी रोग है। तंत्रिका आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क से चलकर हमारे पैर के नाखून तक तंत्रिकाएं जाती हैं। अगर इन तंत्रिकाओं में कहीं पर कोई दोष आ रहा है, ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी के अंदर होने की वजह से, या फिर हमारे ऊपरी अंग से लेकर के नीचे के अंग तक कहीं दिक्कत आती है, तो हम अपने शरीर के अंगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इस रोग को हम जो कहते हैं वो तंत्रिका संबंधी रोग कहते हैं। इसमें तंत्रिकाएं या तो फट जाती हैं, या सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, या फिर सूख जाती हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, तो डॉक्टर जांच करने के बाद बताएंगे, लेकिन इनका प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक कंट्रोल पर देखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरा आता है पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग में मैंने कई लोगों को देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हमारे विद्यालय में भी ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनकी जांच होना ज़रूरी है कि उनको रोग क्या है। और कुछ बुज़ुर्गों में ये बीमारी पाई जाती है कि जैसे उनके शरीर के अंगों में कंपन होना, तो ये कंट्रोल ना कर पाना, या किसी पेशी का इतना कठोर हो जाना कि कंट्रोल से बाहर निकल जाना, ये इतना स्लो हो जाना कि वो लिख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत कम स्पीड से कर रहे हैं, दिमाग बहुत तेज चाहता है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं इन चीज़ों पर। फिर वो है रक्त संबंधी रोग। देखिए खून से संबंधित रोग पहले ध्यान में नहीं लिए गए थे, लेकिन अब लिए गए हैं। तो खून से संबंधित रोग में जो है वो एक तो होगा हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया में क्या है,
हीमोफीलिया की खास बात यह है, अगर हम साइंटिफिकली जाएं, कि ये सिर्फ पुरुषों को होता है, सिर्फ पुरुषों को होता है, लेकिन जो इस रोग की वाहक है वो माँ है। माँ बेटियों में ये रोग नहीं ट्रांसफ़र करती, लेकिन बेटों में ये हो जाता है। तो अगर ये किसी के बच्चे के अंदर है ये रोग, तो हमें ये जांच करनी पड़ेगी कि उसकी मम्मी के अंदर ऐसे जीन्स पहुंच गए हैं, ऐसी बीमारी है जो उसके हर बेटे में ये आ जाएगी। तो इसको पहचान लेने के बाद में हम अगले बेटे के अंदर ये रोग ना आए, उसको रोका जा सकता है बहुत हद तक। इसके बाद रोग जो खून से संबंधित है वो है थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, जिसमें हम खून की कमी कह सकते हैं। फिर है सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग में भी हीमोग्लोबिन की कमी आती है, लेकिन इसका कारण थोड़ा सा अलग है। इसमें खून तो बनता है, लेकिन जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके अंदर जो झिल्ली होती है उनके ऊपर लिपटी हुई, वो झिल्ली हट जाती है और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। इस कारण से रक्त की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और व्यक्ति को बहुत दर्द, पेन हो जाता है। इसमें बहुत तकलीफ स्थिति आ जाती है। जो इस रोग से पीड़ित होता है, बहुत पीड़ा होती है, इसमें बहुत दर्द होता है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। जो बीमार होते हैं उनको भी पता होता है। तो ऐसे बच्चों का हम ध्यान कर सकते हैं, व्यक्तियों का ध्यान कर सकते हैं। इलाज भी मौजूद हैं कि अलग अलग तरीके से इलाज किए जाते हैं, लेकिन परमानेंट इलाज के बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं अगर बताऊं तो खून ज़रूर चढ़ाया जाता है। फिर 5वां नंबर जो है दिव्यांगता का, उसमें जो सारी दिव्यांगताएं हैं जो जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया है, उनमें से कोई 2 या 2 से अधिक किसी एक व्यक्ति में अगर होती हैं तो उसे हम कहते हैं बहु दिव्यांगता वाला व्यक्ति, यानी मल्टीपली डिसेबल्ड। जैसे किसी में आँख और कान की समस्या एक साथ हो जाए, किसी में ब्लड की समस्या के साथ आँख की समस्या हो जाए, किसी के अंदर सीपी के साथ में मेंटल बिहेवियर भी हो जाए। हालांकि सेरेब्रल पाल्सी में अक्सर देखा गया है कि मेंटल बिहेवियर इन्वॉल्व होता है और आंखें कमज़ोर देखी जाती हैं। तो अगर किसी में 2 दिव्यांगताएं स्पष्ट रूप से दिखती हैं तो उसे हम बहुदिव्यांगता वाला व्यक्ति कहेंगे। इसके अलावा एक और स्थिति भारत सरकार ने रखी है इस कानून में कि अगर किसी भी समय ऐसी कोई दिव्यांगता की पहचान होती है, ऐसे किसी रोग की पहचान होती है जो दिव्यांगता को बढ़ा सकता है, तो वो अधिसूचना द्वारा किसी भी दिव्यांगता को जोड़ सकता है। तो ये सारी दिव्यांगताएं इसमें शामिल हैं। मुझे आशा है कि इसका ऊपरी जो हमने डिस्कशन किया है इन सारी दिव्यांगताओं के विषय में, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के साथ साथ अपने बच्चों तक भी, अपनी क्लास के बच्चों तक भी रेफर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये फार्म ज़रूर भर लीजिएगा। प्लीज़ आपसे ये निवेदन है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए और मेरे सारे स्कूल के अंदर एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा मिले। तो मैं आपके अच्छे विचारों के साथ और आपकी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।